रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में आज हम पेश करने जा रहे हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दारोगा जी का नाटकीय रूपांतरण। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो नहीं चाहता था और इनकार भी नहीं कर सकता था। पुलिस के आदमी जो थे उनसे झगड़ा कौन मोल ले। ये साहब किसी थाने के दरोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। इनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा कि तभी दरोगा जी बोले, जनाब, ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दे तो मैं लिख कर देता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी ऊंची पगड़ियों वाले रईस नजर आते हैं ना, सबके सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई देंगे। अगर हर एक मामले का चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपयों की थैलियां गले लगाई जाती है हमारे। हम हजार इनकार करें पर चारों तरफ से ऐसा दबाव पड़ता है कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। वो तो गुना बेलज्जत होगा। बंदा परवर, पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता। मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई इंसान होगा जो ऐसे निर्मोही हो, पैसों से एकदम मुंह मोड़ ले। मैंने हजारों लोग देखे हैं पर ऐसा कोई देवता मुझे न दिखा। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया। सलाम मीर साहेब। और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते ही थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू कर दिया। अरे कमबख्त, तुम फिर नजर आ गए। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं छोड़ने वाला ही, आज नहीं छोड़ूंगा। अरे तेज चलाओ दोस्त, तेज चलाओ। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वो एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा और उस भले मानुस ने भी कदम तेज की और पत्थर मेरा सिर बाल बाल बचा। उसने दूसरा पत्थर उठाया और वो भी फेंका। वो हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में बड़ी चोट लगी। और इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अब तक जारी थी। जब तक वो आदमी आंखों से ओझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देख रहे थे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दरोगा जी से पूछा, ये आदमी कौन है साहब? कोई पागल तो नहीं? पागल नहीं साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैं समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि इसको सलाम करता। आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी, क्यों? अब ये तो बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा निकल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे हैं। अब तो दास्तान सुनाए बगैर आराम न मिलेगा। अच्छी बात है तो सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताजा खून। एक माशूका से आंख लड़ गई, बस उसके बाद आराम की जिंदगी शुरू, इश्क शुरू, मोहब्बत शुरू। अब भी उस हसीना की याद आती है तो आंख से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी शर्म, वफा, इतनी हया मैंने देखी नहीं कभी। 2 साल उसके साथ इतने आराम से गुजरे, आज भी उसको याद करके कई बार रो लिया करता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं वरना अधूरा रह जाएगा। बात यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचाना, उसे समझाने के लिए तो दिन निकल जाए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने खबर सुनी तो उसकी जान सी ही निकल गई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने बस अपने अरमान निकालने में और सपने देखने में काट दिए।
उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। मेरे मंसूबे तो शेख चिल्ली के जैसे थे। मैं कहता था कलकत्ते भाग चलते हैं, वहां कोई दुकान खोल लूंगा, इस तरह कोई दूसरी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन वो यही जवाब देती थी कि अभी वहां जाकर काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। आखिर जुदाई की घड़ी आ गई। मुझे मालूम होता था कि अब जान नहीं बचेगी, बस इसकी याद में गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न ले रहा था। तो फिर हुआ ये कि मैंने उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके वहां से रुखसत हुआ। पर अफसोस, वो 2-3 दिन कभी आए ही नहीं। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने, इलाके की देखभाल में गुजर गए। इसके बाद घर से खत आया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, जल्दी से छुट्टी लेकर आ जाओ। शादी की खुशी में वफा की देवी की मुझे फिक्र न रही, भूल गया। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी, रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब नहीं दिया। अजी डर रहा था कि कहीं एक दिन आकर सिर पर सवार न हो जाए, फिर बीवी को भी मुंह दिखाने लायक न रह जाऊंगा, है ना। तो हुआ यूं कि साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की बड़ी याद आई। सोचा जरा चलकर देख ले किस हालत में है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब भी सोच लिया था मैंने। उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा एकदम साफ सुथरा, मकान की हालत भी पहले से अच्छी हो गई। दिल को खुशी हुई कि उसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैंने सोची। और क्यों खराब होने लगी, मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी नहीं है। तो मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंद था। आवाज आई, कौन है? अरे दरवाजा मत पीटो, आ रही हूँ। अरे वाह, इतना जल्दी भूल गई। अरे मैं हूँ बशीर। कोई जवाब न मिला साहब। आवाज उसी की थी, इसमें कोई शक नहीं। फिर दरवाजा क्यों नहीं खोलती? नाराज होगी मुझसे। मैंने फिर खटखटाया और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुना। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और झट से दरवाजा बंद कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। यहां से जाकर मैं बड़ी मुश्किलों में फंस गया था। इलाका इतना खराब है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। माफी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो हुआ ना था। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद इधर आ तो गए। रहे तो खैरियत से। किसी तरह जिंदा हूं तुम्हारी याद में। शायद जुदाई में घुलते घुलते ये तो निकल आई है। खुदा झूठ ना बुलवाए, तब से दुगने हो गए हो। अरे ये सब तो वहां के मौसम का फिसाद है। मैं भला मोटा होता। उधर का पानी ही ऐसा है, निहायती बलगमी। तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती। खत का जवाब तक ना दिया, उल्टा मुझे को इल्जाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक ना लिखा। तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरी शादी हो गई? ये पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती ना। बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम ना उन सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज सुनकर तो जी में आया दुत्कार दूं, लेकिन ये सोचकर दरवाजा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। अच्छा छोड़ो, ये कोट जरा खूंटी पे टांग के, जूते उतार के, चारपाई पर बैठकर आराम से बात करता हूँ। हाँ लैला, देखो इतनी बेरहमी से ना पेश आओ। मैं तो अपनी खताओं को खुद मान रहा हूँ, इसीलिए तुमसे मुआफी मांगने आया हूँ। अब जरा अपने नाजुक हाथ से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद कहाँ आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा तुम्हें भी। ये कौन शैतान आ पहुंचा? मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से निराश हो गई तो मैंने इनसे निकाह कर लिया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं उल्टे पांव लौट जाता तो ये नौबत ही ना आती। न जाने कब की कसर निकाली तुमने भी। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी जल्दी आ पहुंचेंगे। रोज दोपहर रात गए आते थे, फिर तुम इतनी दूर से आए थे तो तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। अच्छी खातिरदारी की तुमने। अब बताओ बताओ मैं कहाँ जाऊं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। या अल्लाह, ये किस अजाब में फंसी। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। कैसे दरवाजा तोड़ देगा ये? अरे तुम क्या सरेशात सो गई?
अभी तो 8 भी नहीं बजे, कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया। अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ तोड़ डालूंगा। खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बता दो। पिछवाड़े का कोई दरवाजा नहीं है? नहीं, कोई दरवाजा नहीं है। अच्छा, संडास तो है। सबसे पहले वो वहीं जाएंगे। हाँ, तो वो सामने वाली कोठरी वो कैसी रहेगी? है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत तगड़ा आदमी है? तुम जैसे 2 को बगल में दबा ले। ए खुदा, तुम तो खोल दो कोठरी। वो जैसे ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोल के निकल भागूंगा। तुम तो कोठरी खोल दो। अरे क्यों दरवाजा तोड़े डाल रहे हो? आ रही हूँ। हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही थी। अब वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। मैंने साफ सुना है, कोई न कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छुपा रखा है। इन्हीं सब बातों पर तुमसे मेरा ना जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तुम्हें जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, बतला दो कौन था? इस कोठरी में ताला क्यों लगा है? अरे तो क्या उसमें कोई छुपा बैठा है? वो तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। और इस कोठरी की चाबी कहाँ है? तुम भी ना कभी कभी पागलों के काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो? ना भैया ना, मैं उसकी चाबी ना दूंगी। तुम इस कोठरी की चाबी देती हो कि नहीं? बला से सांप निकल आएगा, अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत अच्छी। न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी है, ख्याल ही नहीं आ रहा। इस कोठरी में तो मैंने और कभी ताला नहीं देखा। मैं तो रोज लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो नहीं कह सकती। तो मतलब तुम चाबी नहीं दोगी? अरे कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही है। कहे देता हूँ, कच्चा ही खा जाऊंगा। है या खुदा, तू ही मालिक है, तू ही मालिक है। दम रोके खड़ा रहता हूँ, एक पल का भी मौका मिलेगा ना तो भाग जाऊंगा। हाँ हाँ। अरे अब तो वो दरवाजे को धम धम करके तोड़ रहा है। अब तो ये जिंदगी यहीं फना हो जाएगी। इधर उधर देखता हूँ, कहीं कोई कोने में छिपने की जगह हो तो। हाँ, ये ऊपर जो मचान सा दिख रहा है, इस पर अगर चढ़ जाऊं तो बच सकता हूँ। भाई डूबते को तिनके का सहारा। चक्कर देखते हैं ऊपर। यहाँ कौन बैठा है? हाँ! अरे तुम कौन हो? अच्छा, अब समझ आया कि हसीना ने दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगाया है। अच्छा, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं। आइए आइए, आपकी कुछ खातिरदारी करूं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं? अरे हाथ नहीं, छोड़िए जनाब। अरे छोड़ो छोड़ो नहीं। अबे चल तू, तेरा खून पी जाऊंगा आज। ये छुरा देखते हो, अब इससे कटेगी तुम्हारी गर्दन। अरे हुजूर, मैं सुनो तो। अरे हुजूर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो मीर साहब के साथ आया था। कौन मीर साहब? अरे वही जो मचान पे बैठे हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा जी, जहाँ हुक्म पाऊंगा वहाँ जाऊंगा। इसमें मेरी क्या खता है? अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ रखते हैं। छोड़ो छोड़ो। बाहर आओ मीर साहब, बाहर आओ, बाहर आओ। तू कौन है बे? जी मैं ये मेरा मकान नहीं है, ये मेरा नौकर भी नहीं है। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे तो यही बदमाश यहाँ पर धोखा देकर लाया था। ये क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है। सुअर, ले, तू भी क्या सोचेगा कि किससे पाला पड़ा था? ले, ले। और तो मार डाला रही। अजी ये कहकर उस आदमी ने तेज छुरे से मीर साहब की नाक काट ली और मैं मौका पाकर वहां से रवाना हो गया। लेकिन हाय हाय की आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी ठनी और हसीना के सर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कोई खबर नहीं। मैं तो बस 20 बार सदर आ चुका हूँ, पर उधर अब भूल कर भी नहीं गया। ये पत्थर फेंकने वाले हजरत वही मीर साहब है जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहाँ से दिखाई पड़ गए। मेरी शामत आई कि उनको सलाम कर बैठा मैं। आपने उनकी नाक की तरफ शायद गौर से नहीं देखा। हाँ, नाक कुछ चिपटी तो थी,
मगर आपने उस गरीब को बुरा फंसाया। हाजी और करता भी क्या, चोर का दिल है जनाब आधा ही होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी, मुकाबला करने ही नहीं सूझी। कहीं उस रमझल्ले ने धर दिया होता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। कम से कम इसको सलाम तो नहीं करूंगा। अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी दारोगा जी पर आधारित रेडियो नाटक। पात्र परिचय। पहला व्यक्ति आरजे अभी, दारोगा जी, कहानी वाला रजत। मीर साहब कपिल पालीवाल। हसीना आरजे खुशबू, हसीना के शौहर आरजे अभी। मूल कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद। नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन कहानी वाला रजत। साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल। रेडियो सिटी रंगमंच।